नमस्कार। आज संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है और आचार्य जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी और आप सभी इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आचार्य जी आज की कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें। ठीक है। नमो नमः। आदौ वंदना। कुटुंबम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृति स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवत भवेत्। अपने पिछले व्याख्यान में हमने कर्ता कारक के तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सुबंत के रूपों को भी देखा था और क्रिया के रूपों को भी देखा था। क्रिया के जो रूप हमने देखे थे वो परस्मई पदी धातुओं के हैं और क्रिया के केवल तीन पुरुषों में ही और तीनों वचनों में ही रूप होते हैं। आगे कुछ और प्रकार की धातुएं हम देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सुबंत की। सुबंत में हमने कर्ता कारक सीखा था। सुबंत में विभक्तियां जो है वो 7 अर्थों में होती हैं, 7 प्रकार से चलती हैं। आपने माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा। कर्ता ने प्रथमा, एक सुबंत विभक्तियों का अर्थ होता है ने, अर्थात कर्ता के अर्थ में सुबंत में विभक्ति लगती है। दूसरा होता है कर्म, कर्म को द्वितीया। तीसरा अर्थ होता है करण, करण से तृतीया। चौथा है संप्रदान, संप्रदान के लिए चतुर्थी। अपादान से पंचमी, संबंध काके की षष्ठी और अधिकरण में और पर सप्तमी। इस प्रकार से विभक्तियों के ये 3 अर्थ होते हैं और प्रत्येक विभक्ति अर्थ के 3 वचन होते हैं। कर्ता कारक में 3 वचन हुए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण में। इस प्रकार से ये 7 अर्थ होते हैं विभक्तियों के। सुबंत विभक्तियों के 7 अर्थ होते हैं। कर्ता कारक हम सीख आए हैं। कर्ता कारक में हमने अन्य पुरुष के तीनों लिंग सीखे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। हमने मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम सीखा और हमने उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, इसके बारे में भी जानकारी ली। आज हम कर्म कारक आरंभ करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न nominative case, and in nominative case we have learned 3 persons, first person, second person and third person. Now we are going to start accusative case, या फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कर्म कारक को कहते हैं। कर्म कहते किसको हैं ये पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे। जब हम कोई कार्य करते हैं, कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया को करने के द्वारा कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है, अर्थात जो उसका फल है, वही उसका कर्म होता है। ये आपको एक उदाहरण से समझना चाहिए। अगर हम एक वाक्य लेते हैं, बालकः पुस्तकम पठति। यहाँ पर बालक करता है, पुस्तक उसका कर्म है, क्योंकि पठति क्रिया के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया जो पठन रूप क्रिया है, उस पठन रूप क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अपनी पुस्तक को ही चाहता है, इसलिए पुस्तक कर्म है।
ये परिभाषा अगर आप याद करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आप कर्म को अच्छी तरह समझ पाएंगे। पाणिनि ने एक परिभाषा दी है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अगर अभी आप न चाहें, न कर पाए तो इसे न भी करें, लेकिन ये कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, वो पठन पुस्तक को सर्वाधिक चाहता है, इसलिए पुस्तक कर्म है। तो आज इसी कर्म कारक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस कर्म कारक में भी आज हम अन्य पुरुष के, थर्ड पर्सन के तीनों लिंगों के कर्मों को देखेंगे। और कर्म कारक क्योंकि ये सुबंत होते हैं, इसलिए इसके भी रूप तीनों लिंगों चलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लें, पुत्रः, अब हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में इसको लेते हैं। पुत्रः किम करोति, एक प्रश्न पूछा गया कि पुत्र, किसी घर में बेटा क्या करता है, तो उत्तर मिलेगा पुत्रः पाठम लिखति। यहाँ पर आप एक और बात आपके लिए ध्यातव्य है कि किम का अर्थ होता है क्या। क्या का जो उत्तर होता है वही कर्म होता है। हिंदी में भी हम कहते हैं पुत्रः लिखति। यहाँ प्रश्न आकांक्षा समाप्त नहीं होती, क्या लिखता है, क्या इस प्रश्नवाचक का जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म होता है। पुत्रः किम करोति, पुत्रः पाठम लिखति, इसलिए पाठम हमारा कर्म हो गया। इसी तरह पुत्री किम करोति, पुत्री गीतम गायति, गीतम कर्म हो गया, पुत्री गीत गाती है। माता किम करोति, माता भोजनम पचति, माँ भोजन पकाती है। जनकः किम करोति, पिताजी क्या करते हैं, जनकः क्षीरम खादति, पिताजी खीर खाते हैं। अब ये एक वचन में पुल्लिंग के रूप हमने देखे। अब हम लोग द्विवचन में देखते हैं। सुतौ किम कुरुतः, दो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सुतौ गृह कार्यम कुरुतः। पितरौ किम कुरुतः, पितरौ का मतलब पेरेंट्स होता है, माता और पिता को मिलाकर संस्कृत में पितरौ कहते हैं। पितरौ किम कुरुतः, पितरौ गृहोपवनम सिंचतः, घर के उपवन को, घर में जो गार्डन रहता है उसको सींच रहे हैं। कन्या किम कुरुतः, लड़कियां क्या कर रही हैं, दो, एक कन्या, लता लते, कन्या कन्ये, दो कन्याएं क्या करती हैं, कन्ये आकाशम पश्यतः, दो कन्याएं आकाश को देखती हैं। मैं और भी वाक्य आपके लिए यहाँ बताऊंगी जिससे आपका द्वितीय विभक्ति के बारे में या कर्म कारक के विषय में आपकी समझ और विकसित होगी। जैसे बहुवचन में देखिए, छात्राः किम कुर्वन्ति, एक वचन छात्रः, द्विवचन छात्रौ, बहुवचन छात्राः, बहुत से छात्र क्या करते हैं, छात्राः व्याकरणम या व्यायामम कुर्वन्ति, छात्र जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। और देखते हैं महिलाः किम कुर्वन्ति, महिलाएं क्या करती हैं, एक वचन महिला, द्विवचन महिले, बहुवचन महिलाः। महिलाः स्वगृहान प्रक्षालयन्ति। अब आप ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग में स्वगेहान प्रक्षालयन्ति, गेह, गेहम, गेहौ, गेहान, ऐसे रूप बनते हैं। पाठम, पाठौ, पाठान। आपने एक वचन में पुल्लिंग में रूप सीखे हैं, पाठः, पाठौ, पाठाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरह से पाठः, पाठौ, पाठाः, एक पाठ, दो पाठ और अनेक पाठ। अगर हम इसको कर्म कारक में चलाएंगे सुबंत को, द्वितीय विभक्ति के रूप इसके होंगे पाठम, पाठौ, पाठान।
एक पाठ को, दो पाठों को और अनेक पाठों को। इसी तरह से गेह शब्द घर के लिए आता है, जो पुल्लिंग शब्द है। तो गेहम, गेहऊ, गेहान। कर्ता कारक में रूप होंगे गेह, गेहऊ, गेहा, गेहम, गेहऊ, गेहान। अब है यंत्राणी किम कुर्वन्ति। जो यंत्र है, किसी कारखाने की बात है कि वहां पर बहुत सारे यंत्र हैं, वो क्या करते हैं? तानी कोलाहलम कुर्वन्ति, वो कोलाहल करते हैं। अब यहाँ कर्म कारक की बात करते हुए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि गति करने वाली जो धातुएं होती हैं, जिनका अर्थ जाना होता है, आना नहीं, जिनका अर्थ जाना होता है, ये सब धातुओं में भी कर्म के योग में भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर विद्यालय को जाता है, जिस ओर जाते हैं वहां पर हम लोग कर्म कारक का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। रामः विद्यालयम गच्छति। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न हो सकता है, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? अहम विपणम गच्छामि, मैं विपणम, मैं बाजार जाता हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। युवाम कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो? युवाम, त्वम एक वचन, युवाम तुम दोनों द्विवचन, युवाम कुत्र गच्छतः। आवाम वित्त कोशम गच्छावः, हम दोनों, आवाम मतलब अहम एक, आवाम हम दोनों, वित्त कोशम गच्छावः, वित्त कोश बैंक को कहते हैं, वित्त कोशः एक बैंक, वित्त कोशौ दो बैंक, वित्त कोशाः, और उसी का कर्म कारक में रूप बनेगा वित्त कोशम गच्छावः, हम दोनों बैंक जाते हैं। अब इसी क्रम में मैं आपको प्रश्न बनाने की भी क्रिया सिखाऊंगी। संस्कृत में प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं। एक तो आपने देखा कि किम लगा के प्रश्नवाचक वाक्य बनता है कि त्वं किम करोषि, त्वं कुत्र गच्छसि, इस तरह से। एक और तरीका है, एक और उपाय है प्रश्न बनाने का संस्कृत में, और वो है अपि शब्द का पहले प्रयोग करके। अपि एक अव्यय है, इस पद का पहले अगर प्रयोग करते हैं तो भी वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अपि यूयम विद्यालयम गच्छथ, अपि यूयम विद्यालयम गच्छथ, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो? यूयम बहुवचन, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम। अपि यूयम विद्यालयम गच्छथ, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो? उत्तर होगा आम। आम का मतलब होता है हाँ, बड़ा आ म में हलंत, आम। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय को जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि गमन करने, जिस ओर जाते हैं उन आती है, सामान कर्म में बताया, और गति विषयक जो धातुएं हैं उनके योग में द्वितीया होती है, कर्म कारक होता है, ये बताया। अब कुछ और धातु और उपसर्ग हैं जिनके साथ इसका प्रयोग होता है। आधार में, मतलब यद्यपि वहां पर में या पर अर्थ है, लेकिन उसको हटाकर वहां द्वितीया लगती है। ये कुछ अपवाद के हैं। जैसे एक धातु है वस, ये बहुत कम धातुएं हैं, सामान्यतः सर्वत्र द्वितीया ही लगेगी कर्म में, लेकिन कहीं कहीं आधार में भी द्वितीया लगती है। वस धातु का अर्थ होता है रहना। वस धातु से पहले यदि उप उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग होगा और आ उपसर्ग होगा, यानी उपवसति, अनुवसति, आवसति और अधिवसति,
इस प्रकार के अगर प्रयोग होंगे, वस धातु का मतलब रहता है, बसता है, आप लोग हिंदी में उसको बसना कहते हैं, वहां बसता है, वहां पर वो बसती है, ये सब शब्द वस धातु से ही बने हैं। तो अनुवसति, उपवसति, अधिवसति और आवसति, इन धातुओं के योग में भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे यूयम कुत्र वसथा, तुम सब कहाँ रहते हो, वयम नदी समीपम अधिवसामः, हम सब नदी के समीप रहते हैं, या फिर वयम नदी समीपम उपवसामः, वयम नदी समीपम आवसामः, वयम नदी समीपम अधिवसामः। इस प्रकार से यहाँ पर आप कोई भी उपसर्ग लगाएं, अर्थ वही है, रहना। तो यहाँ रहने के अर्थ में जब अधि, उप, आ और अनु उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होता है, तो यद्यपि यहाँ आधार है, यहाँ पर नदी के समीप में रहता हूं, लेकिन यहाँ द्वितीय का प्रयोग होता है। वयम नदी कूलम आवसामः, उपवसामः, ऐसा प्रयोग होता है। ये एक सूत्र है, इस सूत्र का है उपानुवध्यान वसः, तो वो सूत्र आप न भी याद करें, लेकिन इतना याद करें कि वस धातु के साथ यदि ये 4 उपसर्ग लगते हैं तो यहाँ पर द्वितीया होती है, कर्म कारक होता है। इसके साथ साथ एक अधि उपसर्ग के साथ 3 और धातुओं का प्रयोग है, बहुत नहीं है, ये दो ही सूत्र हैं। अधि उपसर्ग के साथ 3 धातुएं हैं, उनका प्रयोग होने पर भी कर्म कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक लगाते हैं। और वो कौन कौन सी धातुएं हैं, अधि, शींग, स्था, साम, कर्म। अधि उपसर्ग के साथ शी धातु, शी मतलब सोना, स्था मतलब बैठना, और आस में, स्था मतलब ठहरना होता है वैसे, और आस मैंने बैठना। इन 3 धातुओं का यदि अधि उपसर्ग पहले लगा हो तो इनके आधार में भी कर्म हो जाता है। जैसे तुम कुत्र तिष्ठसि, तुम कहाँ बैठते हो। अब अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी तो आपका आधार हो गया बैठने का, तो आधार में अधिकरण सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन ये अपवाद है सप्तमी का, अधिकरण का अपवाद है। अहम आसंदम उपविशाम अहम आसंदम अधितिष्ठामि, मैं कुर्सी पर बैठती हूँ, या फिर अहम भूमिम अधितिष्ठामि, मैं भूमि पर बैठती हूँ, या फिर अगर आसन पर बैठना है तो अहम आसनम अधितिष्ठामि। यहाँ पर सप्तमी ना होकर द्वितीया होगी। ये कुछ अपवाद थे, ये मैंने आपको साथ में ही बताए हैं। अब ये तो पुल्लिंग के रूप आपने देखे, अब स्त्रीलिंग में भी कर्म कारक के रूप चलते हैं, तो वो हम देखते हैं। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह वाटिकाम गच्छति, आपने स्त्रीलिंग में कर्ता कारक के रूप देखे, वाटिका, वाटिके, वाटिकाः, लता, लते, लताः। द्वितीय में रूप होते हैं वाटिकाम, वाटिके, वाटिकाः, लताम, लते, लताः। तो मैं वहां वाटिका की ओर जाता हूं, अहम वाटिकाम गच्छामि। इसी तरह तो किम कुरुता, वे दोनों क्या करते हैं। तो पत्रिकाम पठतः, वे दोनों पत्रिका को पढ़ते हैं। द्वितीय एकवचन में रूप होगा पत्रिकाम। तो के उपदेशतः, वे किनको उपदेश देते हैं। ते कन्ये उपदिशतः, वे 2 कन्याओं को उपदेश देते हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। ते वाटिकाः सिंचन्ति, वे सब बगीचे को सींचते हैं। वाटिका का द्वितीय का बहुवचन होगा वाटिकाः सिंचन्ति। इस तरह से रूप चलते हैं। तुम किम खादसी, अब चलिए नपुंसक लिंग में कुछ देख लेते हैं। तुम क्या खाते हो, खाने, तो यहाँ पर भी कर्म चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो फलम, फलम द्वितीय के एकवचन में फल के रूप होंगे। नपुंसक लिंग में एकवचन प्रथमा में भी इसके रूप होते हैं। फलम 2 फल के लिए फले और बहुत फलों के लिए फलानी।
इनके द्वितीय में भी वैसे ही रूप चलते हैं, फलम फले फलानी। द्वितीय में भी यानम याने यानानि, चक्रम चक्रे चत्राणि चक्राणि, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। तुम किम पश्यसि, तुम क्या देखते हो? अहम याने पश्यामि, मैं दो यानों, दो व्हीकल्स को देखता हूं। अपि यूयम नगराणि पश्यथ, क्या तुम नगरों को देखते हो? आम वयम नगराणि पश्यामः। तो यहाँ हमने कुछ तीनों लिंगों में कर्म कारक के रूप देखे। जैसे राम अगर है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो रामम रामौ रामान। अगर आकारांत स्त्रीलिंग है तो कन्याम कन्ये कन्याः। अगर नपुंसक लिंग के रूप हैं तो फलम फले फलानी, ये कर्म कारक में होते हैं। तो अंत में एक बहुत सरल सा हम लोग पढ़ लेते हैं सुभाषित। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा संभवतः। अभिवादन शीलस्य, अभिवादनशील वाले, अभिवादन के स्वभाव वाले व्यक्ति का, ऐसा व्यक्ति जो नित्य प्रति अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को अभिवादन करता है, उसके लिए है अभिवादनशील व्यक्ति का। नित्यम वृद्धोपसेविना, और जो नित्य वृद्ध जनों की, गुरुजनों की सेवा करता है, उसका। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, चत्वारि आपने सीखा है, चार, एकम द्वौ त्रीणि चत्वारि। नपुंसक लिंग में चार को चत्वारि कहते हैं। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, आयुर्विद्या, आयु उसकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि जब बड़ों को नमस्कार करता है तो उसके वो बहुत सारे उनके परामर्श का वो अधिकारी होता है, वो उसे बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं जिससे उसका जीवन सरल होता है। और उससे क्या हो जाता है कि उसकी चिंताएं कम होती हैं। विद्या, उसकी विद्या बढ़ती है क्योंकि ज्ञान उनसे मिलता है। उस व्यक्ति को यश मिलता है और उसका बल भी बढ़ता है। तो आज मुझे लगता है कि हम अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अगर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं भी आप लोगों से अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।